नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां प्रोत्साहन राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शिरकत की जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का माध्यम बन रही है, बल्कि औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, सही उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्वगुरु के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुरूप नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार युवाओं को सक्षम, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमारी युवा शक्ति केवल उनको योजनाएं घोषित ही नहीं कर रही हैं हम युवा शक्ति के लिए, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का भी हम संकल्प कर रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल रोजगार खोजने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। हम जहां एक और नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, वहीं हमने कौशल विकास को अपने राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है और 2023 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहीं देहरादून में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया था, जिसमें 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हुए थे। और मुझे ये सब बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि 3,56,000 करोड़ के जहां निवेश हुए थे, वहीं 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते हमारे धरातल पर भी उतर गए हैं। उनकी ग्राउंडिंग करने में भी हमको सफलता मिली है। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों से विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, इससे मैं बहुत समय लग जाता था और ऐसे निवेशकों को अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। काफी उनको अनेक स्थानों का भ्रमण करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान करते हुए सिंगल विंडो व्यवस्था में सुधार किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति सहित 20 से अधिक नीतियां लाकर राज्य में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाने का प्रयास भी किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लेटेड फैक्ट्रियां भी स्थापित की हैं। इतना ही नहीं, हम किच्छा के खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे इन उत्तराखंड और सौर
स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और पिछले एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय में। तो आप देहरादून से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां ऐतिहासिक काकड़ी घाट में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ज्ञान वृक्ष और करकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। इस दौरान उन्होंने ज्ञान वृक्ष पर जलाभिषेक किया, तो वहीं मंदिर में विधिवत दर्शन भी किए गए। राज्यपाल का कहना है कि काकड़ी घाट अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और चेतना से परिपूर्ण स्थल है और जहां आकर आत्मिक शांति का अनुभव होता है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यहां स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक साधना स्थली होने के कारण विशेष महत्व भी रखता है। तो वहीं लोगों को उनके विचारों को आत्मसात करने की भी प्रेरणा देता है। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल बैठक में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर देश भर से आए संतों और धर्माचार्यों के साथ राष्ट्र की उन्नति, समग्र विकास और सनातन की संस्कृति के संरक्षण पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रकार की बैठकों में देश की चुनौतियों, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन होता है। तो वहीं उन्होंने संत समाज का आशीर्वाद मिलने को राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण करार दिया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा और वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ को भव्य बनाने में संतों का सहयोग बेहद ही जरूरी है। नहीं, आज 2 दिन से यहाँ पर पूरे देश भर के पूज्य संतगण और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सभी सदस्यगण उपस्थित हैं और सबों ने राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, उन्नयन के लिए, सनातन के लिए और देश हमारा विश्वगुरु बने उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन बैठक हुआ है। और हमेशा से इस प्रकार का जब भी चिंतन होता है तो देश की समग्र चिंता होती है, समग्र विकास की बात होती है, हर दृष्टिकोण से बात होती है। देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, देश की सुरक्षा है, सामाजिक सद्भाव है, उन सभी पर विश्व हिंदू परिषद अनेकों वर्षों से काम करता है। तो मैंने भी आकर पूज्य संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया है। देवभूमि में सब आए हैं, मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मार्गदर्शक मंडल की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हमारे राज्य के अंदर चारधाम यात्रा चल रही है, हमारे अनेक जो धार्मिक स्थानों की यात्रा चल रही है और आने वाले समय में यहीं माँ गंगा के स्थान पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन भी होना है। तो निश्चित रूप से इन सभी पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी शीर्षस्थ लोगों के मार्गदर्शन में ये हमारा आने वाले समय का कुंभ बड़ा भव्य और दिव्य होगा। उसके निमित्त भी उन सबका मार्गदर्शन मिला है, सभी का आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलेगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने उपनल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन ही दिया जाएगा। जहां सरकार ने इस योजना के लिए पहले तय की गई कट ऑफ डेट को भी 12 नवंबर 2018 को अब बढ़ाकर आपको जानकारी देते चले कि 15 अक्टूबर 2024 कर दिया है और इसका सीधा लाभ राज्य के लगभग 22,000 से अधिक उपनल के कर्मचारियों को मिलेगा। देखिए, सभी उपनल के कर्मचारी खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट किया है और कौन नहीं चाहेगा कि उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। जब लंबे समय से वो मांग कर रहे थे, उनकी मांग की पूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। कल कैबिनेट में उसका प्रस्ताव पास हुआ है, तो निश्चित रूप से इससे उनको लाभ मिलने वाला है, उनके परिजनों को लाभ मिलने वाला है और इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी किंतु परंतु की स्थिति नहीं है।
हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोर्ट ने तक ये कह दिया कि इनको रेगुलर कर दिया जाए, तो सरकार इधर उधर की बात क्यों कर रही है? स्पष्ट तौर पर सरकार को इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। ओपनल और विभिन्न आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, चाहे वो पीआरडी हों, चाहे वो ओपनल के माध्यम से हों या कोई ठेकेदार के माध्यम से हो, अगर ऐसे लोग सरकारी दफ्तरों में या सरकारी कामों में एंगेज किए गए हैं, तो इसका ये अर्थ होता है कि सरकार को ऐसी कार्मिकों की आवश्यकता है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। आज जहाँ धामी सरकार से पहले मात्र 16,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी, 33,000 लोगों को नियुक्ति देने का काम इस धामी सरकार ने किया है। और कल कैबिनेट में कट ऑफ डेट बढ़ाकर हमारे जो कर्मचारी हैं, इतने साल से कार्यरत थे, उनके हित में बहुत बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के सभी साथियों का आभार करता हूँ। और इससे एक विश्वास सरकार के प्रति लोगों का बड़ा है। जो ओपनल का था, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में आयोजित अवमानना वाद संख्या 637 के क्रम में सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के आदेश दिनांक 3/2/26 द्वारा यथा संशोधित 20 फरवरी 26 के अनुसार समान कार्य समान वेतन हेतु पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतनमान महंगाई भत्ता सहित प्रदान किए जाने हेतु पात्रता की निर्धारित कट ऑफ डेट तिथि 12/11/18 को संशोधित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/10/2024 की तिथि निर्धारित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने सहमति दी। यानी न्यूनतम जो समान कार्य का समान वेतन है, जो लोग जो कट ऑफ डेट उसकी 12/11/2018 थी, वो 15/10/2000। खबर देहरादून से है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता को तेज कर दिया है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई और जिसमें संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एकजुट कर संगठन को चुनावी मोड में लाना था। पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मिशन 2027 के तहत काम कर रही है। आज पूरे संगठन से जन आमशी रेड्डी जी भी आए और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ आज मिशन को और सीनियर नेताओं के साथ कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और कांग्रेस तैयारी भी कर रही है। पिछले काफ़ी टाइम से कांग्रेस अपनी तैयारी में है। बस ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तटस्थ होकर करे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से करे, वैसा ना करे जैसा महाराष्ट्र और बिहार में किया। देखिए, राहुल जी का संगठन को लेकर के जो सपना था, जिला संगठन सृजन के माध्यम से हम सब जिलाध्यक्षों की आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ रखी गई है। एक तरह से हमारी राजनीतिक गतिविधियों की संगठन के कार्य को लेकर के एक समीक्षा बैठक भी है। इस बैठक में हमारी प्रभारी माननीय शैलजा जी आ रही हैं और दोनों सह प्रभारी गण आज इस बैठक में सुरेश शर्मा जी और माननीय मनोज यादव जी इस बैठक में उपस्थित रहकर हम सब लोगों को मार्गदर्शन भी देंगे। 2027 का मिशन हमारे सामने है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं और जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि चुनाव आयोग को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से ना हटे। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि कुछ क्षेत्रों में विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। क्या होती है, एसआईआर समय से होता और उसमें जो भी त्रुटियां हैं उनको ठीक करा जाए और उसके बाद अगर कोई सवाल है, किसी को अपील करना है तो उसका निस्तारण भी समय पर हो जाए। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें ये साफ है कि चुनाव होने के पहले निस्तारण अगर ठीक से नहीं हुआ, जैसा कि बिहार में हुआ, बंगाल में, तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है कि वो सुनिश्चित करे कि चुनाव आयोग को हर वो सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि इस पूरी प्रक्रिया को ठीक प्रकार से किया जाए। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति
रह जाता है बाहर वोटर लिस्ट में से, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। एक भी व्यक्ति, मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब हर व्यक्ति को उसका वोट करने का अधिकार मिले। तो उम्मीद यही है कि चुनाव आयोग इसमें किसी का नाम छोड़ेगा नहीं और ठीक प्रकार से प्रक्रिया करेगा। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ पता नहीं कि हो सकता है कि मेरे घर तो अभी तक कोई आया नहीं, ऐसा ना हो कि मेरा नाम भी ये कटवा दे। तो ये अपने वोटरों को रखवाने के लिए और अन्य पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी के वोटरों को निकालने की अगर कोशिश है तो इससे भी बाज आना चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करने दिया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। भूमि खरीद प्रकरण में बड़ा एक्शन लिया गया है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि मामले में 10 लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि हरिद्वार के भूमि खरीद प्रकरण में बड़ा एक्शन लेते हुए मामले में 10 लोगों पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। और जहां विजिलेंस की जांच में अनियमितता का उजागर हुआ है तो वहीं कई अधिकारी और विक्रेताओं पर कार्रवाई को किया जाएगा। जहां भ्रष्टाचार पर धावित सरकार पूरे तरीके से सख्त नजर आ रही है। आपको जानकारी देते चले कि हरिद्वार नगर निगम की भूमि खरीद प्रकरण में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया जाएगा। और जहां विजिलेंस की विस्तृत जांच में आपराधिक षड्यंत्र तो वहीं धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि के क्रय विक्रय पर भी नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टयता प्रमाणित पाए गए हैं। और जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य की सतर्कता समिति की संस्तुति पर इस कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। और जहां मुकदमा दर्ज किए जाने वालों पर तत्कालीन नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, अभियंता, कर अधीक्षक सहित कई अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। तो वही आपको जानकारी देते चले कि इसके साथ ही भूमि विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी, जहां सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 23 जून 2025 को हुए लैंडस्लाइड हादसे में लापता हुई बेटी की तलाश 1 साल बाद भी लगातार जारी है। जी हां, दिल्ली के निवासी श्वेता शर्मा अपनी बेटी को लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं। उनका आरोप यह है कि पुलिस ने एक कटे हुए पैर के डीएनए के परीक्षण के आधार पर उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया, और जबकि उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनकी बेटी जीवित है। श्वेता शर्मा ने मांग की है कि मामले की दोबारा से जांच की जाए और डीएनए टेस्ट किसी अन्य लैब से फिर से कराया जाए। 23 जून 2025 को नौकैंची पर एक लैंडस्लाइड हुआ था। उस लैंडस्लाइड में 5 लोगों के दबने की आशंका थी। 5 में से 4 रिकवर हो गए। एक मेरी बेटी, जो कि मुझे उस दिन भी आशंका थी कि वो गिरी या नहीं गिरी, क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर थी और मैं पहाड़ के इस तरफ फंस गई थी और वो पहाड़ के उस तरफ थी। तो मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेटी नीचे गई, मेरी बेटी किसी के साथ चली गई। मैंने मिसिंग पे काम करने के लिए कहा, पुलिस ने काम नहीं किया। रेस्क्यू चला, मेरी बेटी का कुछ नहीं मिला। 6 जुलाई को जब हम यहाँ से चले गए थे तो मेरे पास एक मैसेज कॉल आता है पुलिस की तरफ से कि नदी में एक पैर मिला है कटा हुआ, जो कि आपकी बेटी का है, आप आकर इसे ले जाएं। मैंने क्वेश्चन रेज किया कि आप इसका डीएनए कराएं। डीएनए कराने के लिए हमने 10 तारीख को डीएनए सैंपल दिया, 10 जुलाई को सैंपल दिया। वो सैंपल की जो रिपोर्ट हमें प्रोवाइड हुई वो 55 दिन में जाकर प्रोवाइड हुई, जिसमें कि मैंने पूरा अपना दम लगा दिया रिपोर्ट लेने के लिए। जब वो मजबूर हो गए तब उन्हें मुझे रिपोर्ट देनी पड़ी, क्योंकि वो हर बार मेरे हर कॉल पर सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि रिपोर्ट आएगी तो बात करेंगे, रिपोर्ट आएगी तो बात करेंगे। ना वो मुझे रिपोर्ट देते और ना वो आगे कभी बात करते अगर मैं प्रेशर ना डालती। शायद ये रिपोर्ट मुझे जो पॉजिटिव मिली है ना, ये भी नहीं मिलती। 55 दिन के बाद उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट दी वो पॉजिटिव दी। पॉजिटिव रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप आओ, अपना पार्ट लेके जाओ और केस क्लोज करो। मैंने मना कर दिया कि मैं ना तो केस क्लोज करूंगी, और एक कटे हुए पैर से मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी अब नहीं है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।